आई वॉज परफॉर्मिंग समवेयर और मुझे एक कॉल मौसूल हुई और जैसे ही मैंने कॉल को पिक किया तो मुझे बताया गया कि जनाब मैं फ़लाँ के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ और आप ज़ीशान बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप आरजे हैं। मैंने कहा जी मैं आरजे हूँ। उन्होंने कहा कि आप फेस्टिवल्स और इवेंट्स को होस्ट करते हैं। मैंने कहा जी कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें होस्टिंग के लिए बंदा चाहिए और आपका जो नाम है वो रिकमेंड किया गया है। उन्होंने जिनका रेफरेंस दिया तो मैंने कहा जी मैं जानता हूँ उनको। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप मुझे डेट बता दें, मैं चेक करके बता देता हूँ। अगर उस दिन कोई और इवेंट ना हुआ तो डेफिनेटली ये तो मेरा काम है, आप मुझे पैसे देंगे, मैं परफॉर्म करूंगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक्चुअली डेट बताने वाली नहीं है, आपने कल परफॉर्म करना है और कल हमारा इवेंट है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे तो नहीं होता है कि आप अभी मैं ऑन स्टेज मौजूद हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ और आप मुझे कहें कि जनाब मैं अब सुबह आपकी तरफ आ जाऊँ। ऑल दो के मेरा ऑलरेडी एक इवेंट डिसाइडेड था। तो मैंने कहा कि चलें आप कुछ लम्हात मुझे दें, कुछ टाइम मुझे दें। आपका इवेंट कब है? तो उन्होंने कहा जी हमारा इवेंट दोपहर में ऑलमोस्ट कोई 11 बजे शुरू होगा और 3-4 बजे खत्म हो जाएगा। तो अगले दिन चूंकि इवेंट नाइट में था, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा जी क्या ऐसा पॉसिबल है? उन्होंने कहा जी आपने हमारे पास 5 बजे पहुंचना है, 5 बजे से पहले आप जहाँ भी जाएँ हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप 5 बजे हमें चाहिए। तो चूंकि मेरी पहली कमिटमेंट उनसे हुई थी, मैंने फिर उनको कॉल की। मैंने कहा जी ठीक है, मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन 3-3:30 बजे आपको मुझे रिलीज करना पड़ेगा जो भी हो। तो उन्होंने कहा जी आप बेफिक्र रहें, 3 बजे तक आप रिलीज हो जाएंगे। साथ उन्होंने एक और जुमला कहा जिसने मुझे बहुत थोड़ा सा अजीब सा महसूस करवाया। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आपके साथ और भी होस्ट होंगे तो आप बेफिक्र रहें। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जब और होस्ट होगा कोई साथ, कोई और बंदा या बंदी मेरे साथ को होस्ट के तौर पे मौजूद रहेगा, तो इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि इमरजेंसी में मुझे बुलाया जा रहा है। और जब मुझे ये महसूस हुआ कि उनको थोड़ी सी इमरजेंसी है या उनको थोड़े से एकदम बंदा चाहिए, तो मैंने जो पैसे मैं नॉर्मली चार्ज करता हूँ मैंने थोड़े से ज़्यादा बताए उससे। और बाखुदा वो इसलिए नहीं कि वो मजबूरी में थे या मेरी लालच थी, वो इसलिए कि यार अगर फॉर एग्जांपल मुझे हबड़ दबड़ करनी भी पड़ती है और इमरजेंसी में इधर भाग दौड़ करनी भी पड़ती है, तो चलो कोई थोड़ा सा फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए उसका, और ये तो मेरा हक है। तो बार क्या है, मैंने उनको थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट बताई, उन्होंने एग्री कर लिया। उसके ऊपर उनका जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप अपना अकाउंट नंबर भेजें, हम एडवांस भेज देते हैं, ऑल दैट स्टफ। तो मुझे अब अंदाजा हो गया कि 2 चीजें हुई हैं, दोनों में से कोई एक चीज हुई होगी। या तो जो इनका प्रेजेंटर है वो लास्ट टाइम पे बैक ऑफ कर गया होगा, उसको कोई और इवेंट अच्छा मिल गया होगा, या बीमार पड़ गया होगा, या फिर जो दूसरा होस्ट है इनका या होस्ट है इनकी, शायद वो इतनी कैपेबल नहीं होंगी जिसकी वजह से, या कैपेबल नहीं होंगे जिसकी वजह से उनको लगता है कि यार 2 लोगों को रखना चाहिए ताकि 2 लोग एक दूसरे के साथ मिल मिला के प्रोग्राम को कैरी आउट कर जाएं। खैर एक कारपोरेट इवेंट था, एक बैंक है, बहुत बड़ा नामी ग्रामी बैंक है, आई वोंट टेक द नेम, उनका इवेंट था ये, और ये इवेंट साल में शायद उनका हर साल होता है एक दफा। तो मीनवाइल मैंने कहा कि यार चूंकि इस्लामाबाद बहुत छोटा सा ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो यहाँ पर होस्टिंग करते हैं, जो फेस्टिवल्स या कॉर्पोरेट शोज होस्ट करते हैं, मैं वन वे और दी अदर उनको जानता हूँ, क्योंकि अमूमन या तो वो रेडियो से होते हैं, रेडियो से नहीं भी होते हैं, तो अमूमन मैं जानता हूँ, सबको ऑलमोस्ट जानता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कॉल करके मुझे बता दें कि कौन है साथ, ताकि जब आप किसी को जानते होते हैं या किसी के बारे में थोड़ा सा पहले स्टडी करके जाते हैं, तो उसके साथ आपको मिलना और प्रोग्राम को बनाना ज़रा आसान हो जाता है, थोड़ा सा आपका प्रोग्राम कैरी करना इजी हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बता देंगे मेरे साथ को होस्ट कौन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो आपको कल ही पता चलेगा, बस आप आ जाएं और बस वो कल ही होगा, आप बेफिक्र हो जाएं, बस आप आ जाएं। तो मैंने भी ज़्यादा चुके आई वाज परफॉर्मिंग ऑलरेडी, मैंने कहा ठीक है यार जो भी होगा देख लेंगे। मैं पहुंच गया तो जिस बंदे का रेफरेंस था, तो मैंने उससे रब्ता किया, मैंने कहा यार बड़ा इमरजेंसी में आपके रेफरेंस से मेरे पास इवेंट आया है, सब खैरियत है, और मैंने उसके ऊपर भी थोड़ा एहसान झाड़ दिया। मैंने कहा मैं सिर्फ आपकी वजह से मैंने किया, नहीं तो आपको पता है मैं वेरी लास्ट मोमेंट पे लेता नहीं होता इवेंट। तो उसने उस चक्कर में मुझे बताया कि यार एक्चुअली इनका जो प्रेजेंटर था, प्रेजेंटर तो नहीं, जो होस्ट था, बड़ा नामी ग्रामी बंदा था, मैं नाम नहीं लेता। उसने कहा कि लास्ट मोमेंट पे वो सिर्फ इसलिए छोड़ गया क्योंकि वो चाहता था कि जो दूसरा होस्ट है वो बहुत बेइज्जत करता है बंदे को, भाई वो उसके साथ होस्टिंग नहीं कर सकता। उसने कराची पे की थी तो उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं कर सकता। तो इनको एट द वेरी लास्ट मोमेंट अब यहाँ पर बंदा चाहिए था, और इन्होंने कहा कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि कैरी आउट कर सके चीजों को, जरा कॉन्फिडेंट हो। तो आप जहन में आए, मैंने आपका नाम दे दिया। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि बंदा कौन है या बंदी कौन है जो मेरे साथ उस इवेंट को होस्ट करेगी।
यार कैफ मैं घर पहुंचा, सो गया इतना, क्योंकि एक नॉर्मल रूटीन का काम था, कोई इतना ज़्यादा मैंने इसके ऊपर सोचा नहीं। सुबह हुई, तैयार श्यार हुआ, मैं पहुंच गया जो कंसर्न इस्लामाबाद का एक बड़ा मशहूर होटल है, वहाँ पर वो इवेंट ऑर्गेनाइज होना था। मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो चकाचौंध देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इवेंट बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो हॉल है उसको सजाया गया था। हॉल के अंदर बाकायदा तौर पर स्टेज लगाया गया था और बिल्कुल एक जैसे आप कह लें कि प्रोफेशनल माहौल होता है। और आप में से जो लोग आर्टिस्ट सुन रहे हैं या प्रोग्राम्स करते हैं या इवेंट्स होस्ट करते हैं, छोटे लेवल पे भी बेशक करते रहे, उनको ये महसूस करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि जब एटमॉस्फेयर अच्छा होता है या प्रोफेशनल होता है तो आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा खुशी होती है। इतनी खुशी वहां पर मौजूद ऑडियंस को नहीं होती जितनी आर्टिस्ट को हो रही होती है, क्योंकि वो परफॉर्म करने में भी फिर उसको मजा आ रहा होता है। तो खैर मैंने उनसे जाके कहा हाँ जनाब क्या है। उन्होंने मुझे ब्रीफिंग देना शुरू की। जो उनके प्रोग्राम के हेड थे उन्होंने मुझे ब्रीफिंग देना शुरू की कि जनाब 11 बजे हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा, 3 बजे तक चलेगा। हमारे जो सबसे ज्यादा जिन्होंने सेल्स किए हैं हमारे बैंक में उनको आज हमने मदऊ किया है और कोई 30, 35, 40 लोग यहाँ पर होंगे। गेम्स होंगी और गेम्स खेली जाएंगी। एक आपके साथ को होस्ट होंगे। तो मैंने उनसे फिर ये अर्ज किया कि को होस्ट कौन होंगे, आप मुझे बता दें ताकि मैं उनसे मिल लूं या उनसे बात कर लूं। कहने नहीं वो अभी नहीं आएंगे, वो एग्जैक्ट 10:45 पे आएंगे। अब मुझे यहाँ से अंदाजा हो गया कि होस्ट जो है वो नॉर्मली इस्लामाबाद से या कराची से या इवन लाहौर से भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ होस्ट नहीं है। अगर सिर्फ होस्ट हो तो उसका इतना मतलब इस्लामाबाद का अगर होस्ट हो तो ये कौन है कि ज़िशान नासिर जो है वो सुबह 8 बजे या 8:30, 9 बजे पहुंच रहा है और वो बंदा जो है वो 11 बजे नीचे आएगा। ये कौन है जो अंदाजा हो जाता है ना बंदे को। खैर टाइम गुजरता रहा। जो ब्रीफिंग मैं ले सकता था उनसे मैंने ब्रीफिंग ली और तकरीबन कोई 9:30 बजे के करीब या 9:45 बजे के करीब मुझे बताया गया जनाब के शान आपने ब्रीफिंग ले ली है सारी। मैंने कहा हाँ जी ले ली है। तो उन्होंने कहा अब आपने करना ये है कि अब चंद लम्हात के बाद वो साहब आएंगे और आपने उनको जो है वो ये सारी ब्रीफिंग दे देनी है, क्योंकि आपने उनके साथ को होस्ट करना है। तो वो जो गेम शेम है आपने वो गेम शेम जो है वो उनके साथ होस्ट करी और उनको सारी डिटेल्स दे देनी है और ब्रीफिंग दे देनी है। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब ठीक है बिल्कुल दे दी जाएगी, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, आंखें बुझ जाएगी। खैर उन्होंने मुझे नाम बता दिया कि जनाब कौन होंगे वो, और नाम थोड़ा सा भी रोक के रखते हैं। तो खैर नाम सुन के मुझे भी थोड़ी सी देर मैं भी एक्साइटमेंट का शिकार हो गया। नर्वसनेस तो नहीं, एक्साइटमेंट का शिकार हो गया। और ये मेरी आदत रही है हमेशा, और जो यंगस्टर्स हैं मैं उनको भी कहूँगा कि एक टिप समझ लीजिए कि जब भी आपको कभी मौका मिले किसी बड़े आदमी के साथ परफॉर्म करने का या स्टेज शेयर करने का, और अगर स्टेज शेयर करने का मौका ना भी मिले, आपको ये भी मौका मिले कि यार वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, आपने बस साइड पे बस आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर उसने आना है और आपने मतलब उसके कहीं आस पास होना है, तो ये टिप समझ लें, चुप करके ऑब्जर्व करें कि वो कर क्या रहा है, वो किस तरह चलता है, वो किस तरह उठता है, वो किस तरह बात करता है, वो क्या बोलता है, वो किस तरह बोलता है, वो किस तरह ट्रीट करता है चीज़ों को। इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। ये आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको मिलेगा इसका। तो खैर मुझे एक्साइटमेंट ज़्यादा ये थी कि अब मैं देखूंगा उसको कि वो कैसे उठता है, कैसे बात करता है, क्या बात करता है, किस तरह एंट्री देता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो खैर जुम्मे का दिन था उस दिन। ऑलमोस्ट कोई 11 बजे वो दाखिल हुए उस अरीना में, जो कि रेडी था परफॉर्म करने के लिए ऑल दैट स्टफ। चूँकि 11 बजे का टाइम था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि इवेंट 1-1.5 घंटा डिलेड ही होगा। तो वो जैसे ही दाखिल हुए तो उन्होंने आते साल ही कहा चलो भाई सारे नमाज पढ़ने चलो। अब मैं बिल्कुल खामोशी से उनको देख रहा था कि हाउ ही विल स्पीक, क्या बात करेंगे क्या बात नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारा मसला ये है कि हमारी अपने फनी खानी ख़त्म नहीं होती। जब कोई भी, हमेशा याद रखो, देखो अपना एनालिसिस खुद करो। जब तुम्हें पता चल जाए ना कि यार अब स्टेज पर या अब तुम्हारे सामने तुम्हारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वाला बंदा, चलो टैलेंटेड होना भी एक अलग बात है, वो भी अल्लाह की देन है, उसको जज ना करो कि कौन ज़्यादा टैलेंटेड है कौन कम टैलेंटेड है। तुम्हारे से ज़्यादा इज्जत वाला बंदा, जिसको अल्लाह ने ज़्यादा शोहरत दी हो, इज्जत दी हो, जब तुम्हारे सामने आ जाए तो फिर ये देखो कि यार इस बंदे का चाल चलन क्या है इस बंदे के अंदर, क्या है इस बंदे के अंदर जो अल्लाह ने नवाजा है इसको। तो वो आए, उन्होंने बड़े गुस्से से कहा चलो भाई चलो नमाज पढ़ने चलो। इधर किधर खड़े हो सारे लड़के, वो जाहिर है कोई अशर्स वगैरह और ब्रांड एम्बेसडर जो मुख्तलिफ होते हैं वहाँ पे बच्चे, वो भी खड़े, चलो भाई चलो, सारों को आगे लगाया और हम चले गए मस्जिद। खैर हमने नमाज वगैरह पढ़ी, वापस आए।
प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। प्रोग्राम के दौरान बहुत अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने उनको ब्रीफ किया, हम मिलके हमने प्रोग्राम को जो है वो चलाया। प्रोग्राम अच्छी तरह ख़त्म हो गया और मैंने पेमेंट उठाई और मैं आ गया। उसके बीच में एक चीज़ ये हुई कि मेरा ख्याल से उस 2 घंटे के प्रोग्राम में उस बंदे ने कोई 6 या 7 बार अपनी वालदा का जिक्र किया होगा। और एक जगह पर उसने हमने कंटेस्टेंट को बुलाया तो उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम हुसैन है। तो यकीन जाने कि वो जो बंदा था वो उनके पास आया और गले लगा के कहता है यार कितना मीठा नाम है ना, मुंह में मिठास आ जाती है नाम सुन के। मैंने खुद सुना है उस बंदे के मुंह से। तो बार कैफ ये मेरी एक सरसरी सी मुलाकात रही उनसे। कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक क्रिकेटर का। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का KRL में खेलता था और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे इसने कहा कि क्या आप मेरे घर चलेंगे, मेरे घर वाले बहुत फ़ैन हैं आपके। उस दौर पे चूँकि मीडिया और सोशल मीडिया और ये स्टार ग्लैमर इतना नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ आपके साथ। तो वो कहते हैं कि इनके पास एक टूटा सा मोटरसाइकिल होता था। टूटे से मोटरसाइकिल पे उन्होंने मुझे पीछे बिठाया और अपने घर ले गए। तो जो इनकी वालदा थी उन्होंने बड़े प्यार के साथ हमें खाना पेश किया, रोटी पेश की, सालन पेश किया और बातों बातों में कहा कि इन्हों पाकिस्तान टीम च क्यों नहीं लैंदा कोई, बहुत तेज गेंद करदा है। तो मैंने उनको कहा कि माँ जी ज़रूर इंशाल्लाह ये खेल रहा है और आगे बढ़कर डेफिनेटली इसका नाम आएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो वो कहते हैं कि उन्होंने बातों बातों में एक जुमला कहा कि अल्लाह करे कि अल्लाह इन्नू दुनिया दा सब तो तेज बॉलर बनावे। वो कहते हैं कि फिर दिन गुजरते गए, टाइम गुजरता रहा। वो लड़का पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आया, खेला और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने दुनिया की सबसे तेज तरीन बॉल करवाई। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 100 माइल्स पर आवर की स्पीड में वो गेंद थी, जो कि अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक उसको तोड़ा नहीं गया। अभी तक वो क्रिकेट की हिस्ट्री में वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे तेज तरीन गेंद कराने का। तो वो कहते हैं कि मैंने उस दिन फ़ोन किया उस लड़के को और कहा कि ये जो तूने आज तेज तरीन बॉलर होने का एजाज़ हासिल किया है वो चल तेरा टैलेंट तो अजब बात, लेकिन वो तुझे दुआ याद है जो हमने खाने के वक्त तेरी माँ ने तुझे दी थी कि खुदा चल जा तुझे दुनिया का तेज तरीन बॉलर बनाए। तो उसने कहा जी जी मुझे याद थे। और मैंने जो 3-4 घंटे उस प्रोग्राम में उनके साथ स्पेंड किए और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर बल्कि परफॉर्म करते करते उन्होंने मुझे पैट किया बैक पे और कहा चीता। तो मुझे एहसास हुआ कि वो जो भाग गए या ये कह लिया कि गुस्से वाले, शायद दूसरा आर्टिस्ट भी इरिटेट होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अगर आप राहत फतेह अली खान साहब को किसी कूड़ सिंगर के साथ बिठा दें तो शायद वो भी इरिटेट होंगे। तो शायद वो इरिटेशन शायद कहीं नजर आ जाती है। यही वजह है कि जब कोई अच्छा सिंगर बैठ जाए तो राहत साहब को मैंने 12 दफा अपने से बहुत जूनियर सिंगर्स को उठ के शाबाशी देते हुए देखा है। तो बहरहाल अल्लाह ने करवाना था वो करवा दिया, मामला तय हो गए। फिर मैंने उस बंदे को फॉलो करना इसलिए भी शुरू किया क्योंकि जब आप किसी को मिले नहीं होते हैं ना तो आप उसकी बहुत सारी जिंदगी के पहलुओं से वाकिफ नहीं होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसके इंटरव्यूज और बाकी मामला देखने शुरू किए तो मुझे अंदाजा हुआ कि बंदा बहुत ही बाकमाल है, अहले बैत का बड़ा आशिक है, उसके अलावा अपनी माँ का बड़ा ताबेदार है, उसके अलावा मतलब मेरा फेवरेट एक्टर अगर फॉर एग्जांपल शाहरुख खान है तो मतलब वहां तक उसकी दोस्ती है, सलमान खान से उसकी दोस्ती है, कैटरीना कैफ, एक फुल ग्लैमर से लाइफ है उसकी। बड़ा मजबूत आदमी है और इतना बड़ा उसका डोला है कि मतलब वो लिटरली, बल्कि ये तो हमने किया भी था कि अगर आप मतलब वो उन्होंने अपना बाइसेप बनाया तो मेरा पूरा चेहरा जो है वो छुप गया था उस बाइसेप के पीछे। जी बिल्कुल, आप में से बहुत सारे लोग, मेरा ख्याल से अब शायद मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप सब लोग ही तकरीबन गैस कर चुके हैं। मैं वन एंड द ओनली द लेजेंड शोएब अख्तर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं शोएब अख्तर साहब की बात कर रहा हूँ। ये सारी तहमीद बांधने का मकसद और ये सारी बात करने का मकसद ये था कि कल शोएब अख्तर साहब की जो वालिदा मोहतरमा है उनका इंतकाल हुआ, उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो इस दुनिया से कूच कर रही हैं, अपने खालिक हकीकी से जा मिली। आज मैं जनाजे में शरीक था। आज असर के बाद है चेट में जो है चेट का इस्लामाबाद का एक मुकामी कब्रिस्तान है, वहाँ पर उनका जनाजा था और उसके बाद वहीं पर जहाँ पर उनके वालिद की कब्र है बिल्कुल उसके साथ उनकी वालिदा की जो कब्र है वो मौजूद है, उनकी तदफीन की गई। तो आप यकीन करें कि जो शोएब अख्तर मैंने आज देखा
अब शायद आप ट्विटर पे या फेसबुक पे आपको कोई ना कोई वीडियोस भी मिल जाएंगी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान कितना भी कामयाब हो जाए, इंसान कितना मशहूर हो जाए, कितना पावरफुल हो जाए, कुछ दुख ऐसे होते हैं, कुछ सदमे ऐसे होते हैं जो उसको तोड़ते हैं, जो उसको झंझोड़ देते हैं, जो उसको अंदर से तोड़ देते हैं। चाहे वो अपेरेंटली बड़ा मजबूत लग रहा हो, चाहे वो अपेरेंटली अभी भी ऐसा ही शो कर रहा हो कि बड़ा मजबूत है, आंसू उसके आंखों में ना हो, लेकिन उसका चलना, उसका बैठना, उसकी आंखों के अंदर जो कर्ब है वो बता देता है कि यार वो कितनी अजियत का शिकार है। तो बार कैफ जनाजा अदा करने के बाद जब मैयत को कब्र की जानिब ले जाया जा रहा था तदफीन के लिए, तो आई वॉज वेरी क्लोज टू, मैं बड़ा साथ था। और मैं लिटरली चूँकि मुझे अजीब भी लग रहा था क्योंकि लोग मोस्टली मतलब वो चल रहे हैं और साथ तस्वीरें मतलब सेल्फी बना रहे हैं, मुझे बड़ा एक अजीब सी फील आ रही थी कि यार ये कैसा मामला है। और मुझे लग भी रहा था कि एक आध कोई खड़का भी देगा वो, लेकिन शायद बहुत सारी मजबूरियों के तहत आप ये नहीं भी कर सकते कि फिर लोग कहते हैं जी कितने गरूर वाला है और ये और वो। पर एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पर हम चलते 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 बिल्कुल जहाँ पर तदफीन होनी थी उनकी वालदा की, उस कब्र के पास पहुँचे, तो उन्होंने अपने वालिद की कब्र पर दुआ की और फिर उसी कब्र पर बैठ गए। और जैसे ही उन्होंने नज़र उठाई तो जो आसपास कुछ लोग मोबाइल लेकर उनके ऊपर थे, तो उन्होंने बड़े गुस्से से इशारा किया कि मत बना, वीडियो मत बनाओ। तो उन्होंने फिर कह दिया कि प्लीज़ अपने अपने मोबाइल्स जो हैं उनको जेब में रख लें और वीडियोस मत बनाएं। लेकिन आप यकीन करें यार कि वो 4 से 5 मिनट, क्योंकि ज़ाहिर है जब औरत की तदफीन की जाती है तो उसके बेटे या भाई जो महरम है वही उसको कब्र में उतारते हैं और चादर कर दी जाती है। तो वो मरहला आने से पहले जो 6, 7, 8 मिनट थे, मैं बड़ा करीब रहा उनके और मैंने उनको देखा तो वो एक बड़ा टूटा हुआ शोएब अख्तर मुझे नज़र आया। वो शोएब अख्तर जो कि बैट्समैनों के छक्के छुड़ा देता हो, कैरी क्रिस्टन का करियर ऑलमोस्ट उसने ख़त्म कर दिया, गंगुली की पसली तोड़ दी। तेंदुलकर कहता है कि मेरी पसली इसकी एक गेंद लगने से टूटी। तो बिल्कुल वो ज़मीन पे कब्र के साथ बैठ गया और बड़ी देर तक कुछ पढ़ता रहा और मैं बड़ा उसको बगौर देख रहा था कि इंसान किसी भी मरहले पर पहुंच जाए, एक मकाम ऐसा आता है कि जहाँ पर वो टूट जाता है, वो घबरा जाता है, वो हालात से भी थोड़ा सा आप यूँ कह लीजिए कि शायद उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो अब करे तो करे क्या। तो ये बात करने के 2 मकासद थे। एक तो ये बताना कि कोई बंदा कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी के पीछे क्या क्या होता है। दूसरा ये बताना कि शोएब अख्तर हिमसेल्फ कितने बड़े आदमी या जो गुस्से वाले हमें नज़र आते हैं, वो पर्सनली बंदा कितना ज़बरदस्त है, कितना इनकरेजिंग है, कितना मोटिवेटिंग है, लोगों को मोटिवेट करने वाला है। और तीसरा ऑब्वियसली डेथ की न्यूज़ आप तक पहुंचाना, जो कि शायद आपको पहुंच ही गई होगी। और चौथी एक इखलाकी बदतहजीबी जो कि मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आप किसी की फौतगी पर जाएँ, ये मत करें कि आप सेल्फी ले रहे हों। ठीक है, मशहूर बंदा होना एक वो अलग बात है, लेकिन आजकल लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग आम जगह में भी जाते हैं, वहाँ पर भी ये काम शुरू कर देते हैं। तो कब्रिस्तान का ख्याल रखा करें, किसी का चला गया है कोई अपना इस दुनिया से, उसका ख्याल रखा करें कि यार वो पता नहीं किस दुख में, अजाब में, कर्ब में, तो ये काम ना किया करें। तो दिस इज़ द पॉइंट विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। बाकी मलंग आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। मेन जो बात है वो ये है कि मलंग है, बड़ा डाडा मलंग है, और आम मलंग भी नहीं है, बड़ा डाडा मलंग है, क्योंकि वो एक वाइब होती है ना, वो कहीं ना कहीं पर आपको बताती है, वो कनेक्ट करती है। तो जब वो आप बैठते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच हो जाती है, तो बड़ा डाडा मलंग है। और अल्लाह ताला उनकी वालदा को गरीक़े रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे, और उनकी तमाम तर जो उज़र हैं, जो कोताहियाँ हैं, उनको कबूल करे। और बस आप भी दुआ करें अल्लाह ताला सब के वालिदैन को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और समटाइम बड़ा सैड भी करता है, वो बड़ा उदास भी करता है कि आपका जो एक एक पॉजिटिव फिगर हो, एक ऐसी फिगर हो जो कि आपकी जिसके साथ पर्सनैलिटी मैच होती हो, मतलब आप टैलेंटेड होने के बावजूद भी जिसके फड्डे ही होते रहते हों। तो जिस तरह से वो दुआ करने के बाद वहीं पर यकीन जाने ज़मीन पर ही घुटने टेक कर बैठ गए, तो सम टाइम वो बंदा दूसरे को भी अंदर से तोड़ता है। तो आई वॉज फीलिंग अ बिट सैड आज शाम से ही।